टैक्सी नंबर 614। उस रोज टोरंटो में खूब बर्फ पड़ी थी। सड़कें, साइड वॉक्स और छतें बर्फ की सफेद चादर में छुप गई थी। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पीएचडी कर रहा था। यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए डाउनटाउन में 2 बुलंदोबाला इमारत बनाई गई थी, 30 चार्ल्स और 35 चार्ल्स स्ट्रीट वेस्ट। हमारा अपार्टमेंट 35 चार्ल्स स्ट्रीट की बिल्डिंग में था। ये एक 22 मंजिला इमारत थी जिसकी 19वीं मंजिल पर हमारा अपार्टमेंट था। सड़क की तरफ खिड़की नुमा शीशे की दीवार थी। हम पर्दे हटाते तो चार्ल्स स्ट्रीट का सारा मंजर हमारे सामने होता। टोरंटो में आकर हमें अंदाजा हुआ कि सर्द मौसम क्या होता है। सर्दियों में जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे गिर जाता और शुमाल की सर्द हवाएं चलती तो यूं महसूस होता कि हम साइबेरिया के खित्ते में आ गए हैं। लेकिन घर के अंदर यूनिवर्सिटी, दुकानों, दफ्तरों में हीटिंग के इंतजाम बहुत अच्छे थे। वो इतवार का दिन था। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था, जहां बर्फ रूई के गालों की तरह आसमान से उतर रही थी और चार्ल्स स्ट्रीट सफेद बर्फ से ढक गई थी। बच्चे सुहैब और हाजरा, जो यहाँ के पब्लिक स्कूल में पहली और दूसरी क्लास में पढ़ते थे, अभी सोकर उठे थे। अस्मा किचन में बेकिंग में मसरूफ थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, इतवार का दिन था और हम छुट्टी मना रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था और पाकिस्तान में PTCL फोन भी घर घर नहीं लगे थे। हम हफ्ते में एक बार पाकिस्तान फोन करते थे। उस रोज फोन आया तो मैंने सोचा ये टोरंटो में किसी पाकिस्तानी फैमिली का फोन होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बाद अस्मा किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरत और दुख मुजस्सम हो गए थे। कहने लगी, रावलपिंडी से मेरी भतीजी सारा का फोन था, बता रही थी 614 फौत हो गए हैं। ये सुनकर सुहैब, हाजरा और मैं लिविंग रूम में पड़े डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। मुझे यूं लगा जैसे मेरा जिस्म बेवजन हो गया है। अस्मा भी मेज की चौथी कुर्सी पर बैठ गई। हाजरा ने कहा, 614 फौत हो गए। अब वो हम सब में नहीं रहे। 614 का असल नाम किसी को भी मालूम नहीं था। सब उसे 614 के नाम से इसलिए जानते थे कि उसकी टैक्सी का नंबर 614 था। वो एक मॉरिस टैक्सी थी। टैक्सी क्या थी? शिकस्तगी का नमूना थी। 614 की शख्सियत ऐसी थी कि इस पर खामखा भरोसा करने को जी चाहता था, और मुझे याद है उसने हमेशा हमारे भरोसे का भरम रखा। उसका कद लंबा था, शायद इसी वजह से जरा झुककर चलता था। उसकी आंखों में खास तरह की रोशनी थी जिससे मुफलिसी की गर्द भी मध्यम नहीं कर सकी थी। 614 को मैंने पहली बार उस वक्त देखा जब रावलपिंडी के एक मोहल्ले में हमने किराए पर घर लिया। उस वक्त मैं शायद 5वीं जमात में पढ़ता था। एक रोज मैंने छत की फसील में बने सुराखों में पांव रखकर दीवार के सहारे खड़े होकर देखा कि हमारे घर की पुश्त पर एक हवेली है जिसका वसी कच्चा सहन है। उस रोज हमारे घर में एक औरत दूध लेकर आई। इसका मकसद शायद ये था कि नए किराएदार आए हैं, वो गाहक बन जाएंगे। उसने बताया कि वो हमारे घर के अक़ब में वाक़ई हवेली में रहती है। वालदा ने कहा, ठीक है, कल से तुम दूध दे जाया करो। उसके बाद हुसन जान हर रोज हमारे घर दूध देने आती। उसके शायद 2 भाई थे। इन्हीं भाइयों में 614 भी था। अपने दूसरे भाई के बरक्स इंतहाई शरीफ नफ्स। कभी कभार वो हमारे घर दूध देने आता तो हमेशा निगाहें नीचे रखता। फिर हम सब इस मोहल्ले से दूर एक और मोहल्ले में चले गए। अब 614 से मुलाकात कभी कभार होती। फिर एक दिन पता चला कि उसके बड़े भाई ने उसे और बहन को इस हवेली से निकाल दिया है। यहीं से 614 की जिंदगी का एक और सफर शुरू हुआ, जिसमें अपनों की बेवफाई और जमाने की बेहिसी का हाथ था। जैसे तैसे करके उसने एक पुरानी टैक्सी खरीद ली। ये एक मोरस गाड़ी थी, बज़ाहिर बहुत मजबूत, लेकिन 614 ने उसे जिस हालत में खरीदा था वो इंतहाई खस्ता थी। वो रावलपिंडी की कच्ची पक्की सड़कों पर घिसटती रहती थी, अपने मालिक की जिंदगी की तरह जिसे अपने बड़े भाई ने मकान बदर कर दिया था। अब वो था और जमाने की तेज धूप। 614 का हमारे घर से खास लगाव था और हम भी उसे अपने घर का फर्ज समझते थे। सुहैब और हाजरा ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो वो 614 की गाड़ी में आते जाते थे। 614 बड़े प्यार और लाड से बच्चों को गाड़ी में बिठाता और उसी प्यार से वापस लेकर आता। उसकी गाड़ी की खिड़कियों के शीशे हमेशा अध खुले रहते थे। वो इस पोजीशन में इसी तरह जम गए थे कि उनको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल 614 की अपनी जिंदगी की तरह, जो वक्त के एक मोड़ पर आकर रुक सी गई थी। एक बार स्कूल से फोन आया कि सुहैब और हाजरा को लेने कोई नहीं आया। हमें हैरत भी और तशवीश भी
کیونکہ 614 ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس دن 614 کی گاڑی کا پہیہ نکل گیا تھا۔ یہ اس زمانے کی مورس ٹیکسیوں کا مخصوص ٹیکنیکل پرابلم تھا۔ بچوں نے بتایا کہ اس روز 614 انکل کے کپڑے پسینے سے تر تھے، وہ بار بار معذرت کر رہے تھے۔ اس روز 614 انکل نے ہمیں ایک ٹافی بھی دی۔ وہ واپسی کے سارے راستے میں گاڑی کو کوستے رہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول وقت پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک روز میں اسکالرشپ پر کینیڈا آ گیا۔ بچوں نے کچھ ماہ بعد آنا تھا۔ میری غیر موجودگی میں 614 نے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ بچوں کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ٹیکسی پرانی تھی، اس لیے اس میں روز کچھ نہ کچھ خرابی نکل آتی، بالکل 614 کی اپنی صحت کی طرح۔ اب اس کی کمر جھک گئی تھی، چہرے کی تازگی مستقل تھکن میں بدل گئی تھی، لیکن اب بھی اس کی آنکھوں کے ستارے کبھی کبھار جگمگا اٹھتے۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا۔ سہیب نے بتایا کہ اس روز 614 انکل بہت خوش تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کینیڈا سے تمہارے پاپا نے مجھے عید کارڈ بھیجا ہے۔ اس کارڈ کو انہوں نے ڈیش بورڈ پر سجا لیا تھا اور ٹیکسی میں بیٹھنے والی ہر سواری کو فخر سے اس کارڈ کی کہانی سناتے تھے۔ ایک روز چلتے چلتے ٹیکسی کا ڈرائیور کی سائڈ والا دروازہ گر گیا۔ سہیب اور حاضرہ کے لیے ایک دلچسپ منظر تھا۔ 614 نے گاڑی روکی، دروازے کو سڑک سے اٹھا کر ڈکی میں رکھا اور دوبارہ گاڑی چلا دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد کا سارا عرصہ گاڑی بغیر دروازے کے چلتی رہی۔ پھر سہیب اور حاضرہ بھی اسما کے ساتھ کینیڈا آ گئے۔ اب کبھی کبھار میری بھتیجی سارا 614 کی خبر دے دیتی تھی۔ ایک بار اس نے بتایا کہ 614 نے گاڑی بیچ دی ہے اور اب وہ پرانے برتنوں کی ایک ریڑھی لیے پھرتا ہے۔ اب اس کی ذہنی حالت نارمل نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن اتر آیا تھا، جس میں دیوانگی کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ زندگی کے دکھوں نے اس کے اعصاب کو چٹخا دیا تھا، اور پھر آج اس کی موت کی خبر ملی۔ میں نے نظر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ٹورانٹو کے گلی کوچوں میں برف تواتر سے اتر رہی تھی، اور ہم چاروں پاکستان سے دور، بہت دور، ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے، خاموش اور چپ چاپ، ایک ایسے شخص کی یاد میں جس کا اصل نام بھی ہمیں معلوم نہیں تھا۔